अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज। हम लोगों ने सारा चैप्टर पढ़ लिया, सारी वीडियो जिसकी अपलोडेड है, लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। मैंने इसका डाटा अपलोड कर दिया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से सारा कंटेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चन का मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ट्रिकी क्वेश्चन हैं, ठीक है। हर एक में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की इतनी डिटेल हमारे पास बुक में नहीं है, इसलिए मैंने इसकी हेडिंग्स बना दी हैं। बाकी इसके ऊपर मैं जस्ट कंटेंट, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन ज्यादा लेंथी ना हो जाए, चंद एक चीजें मैं यहाँ गाइड कर दूंगा, बाकी कंटेंट आपके पास। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द हाल्टिंग प्रॉब्लम इज कंसीडर्ड अनसॉल्वेबल एंड इट्स implications in computer science। देखिए जी, सबसे पहले तो आप हाल्टिंग प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन दोगे। हाल्टिंग प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो अनसॉल्वेबल है, अनडिसाइडेबल, अनसॉल्वेबल, कोई एल्गोरिथम इनके ऊपर नहीं बन सकता। यानी कि इसका मतलब बेसिकली हाल्टिंग प्रॉब्लम इटसेल्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। हाल्टिंग प्रॉब्लम, हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम होती है, सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल। सॉल्वेबल वो कि जिनका जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में या नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाए तो वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है, चाहे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। लेकिन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स जो है वो वर्स्ट केस में भी नहीं चलती, जितना मर्जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आप ग्राफ बढ़ा लो वो सोल्व हो ही नहीं सकती। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाल्टिंग प्रॉब्लम। हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास कभी भी ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है जो हम लिखें कि जो ये बताए कि एक दूसरा प्रोग्राम, एक दूसरा एल्गोरिथम जो है वो रुकेगा या चलेगा, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर आके हाल्ट तो नहीं हो जाएगा, यानी कि बंद तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए ना, इस चीज की टेस्टिंग करने के लिए व्हाई इट्स अनसॉल्वेबल, इसके लिए ना इस चीज को प्रूव करने के लिए कि अनसॉल्वेबल क्यों है, हाल्टिंग मशीन बनाई गई थी। एलन ट्यूरिंग ने ना 1936 में इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसके ऊपर उसने देखा था कि ये हाल्टिंग प्रॉब्लम जो है ये बेसिकली हमेशा के लिए अनडिसाइडेबल है, यानी कि ये कभी भी अनडिसाइडेबल का मतलब ये कभी भी सोल्व नहीं हो सकती, राइट। उसके लिए उसकी इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इंप्लीकेशंस हमने बतानी है। हमारे पास ये उसकी इंप्लीकेशन था, देखिए जी, सबसे पहले लिमिट्स ऑफ कंपटीशन। आप कभी भी कंप्यूटर के ऊपर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकते जो कि इस चीज का एल्गोरिथम डिजाइन कर दे, ठीक है, इस चीज को सोल्व करने के लिए। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, ये हमेशा के लिए अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी इसका एल्गोरिथम क्रिएट ही नहीं कर सकते। डेफिनेटली हमारे पास कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि जिसको परसू करके हम अपनी इस प्रॉब्लम का आंसर निकाल लें, किसी दूसरे तीसरे प्रोग्राम के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में ये बता सके, एल्गोरिथम बनाकर कि ये प्रोग्राम चलेगी या रुक जाएगी, कहीं पे ये हमेशा के लिए इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा, या ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट में पहले ही स्टेप के ऊपर आकर रुक जाएगा, हाल्ट कर जाएगा, ये चीजों के बारे में हम मेक श्योर नहीं होते। सो दैट्स व्हाई दीज आर द अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। सॉफ्टवेयर एंड डिबगिंग, हमारे पास ऐसा कोई डिबगिंग का टूल नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई डिबगिंग मेथड नहीं है कि जिसके जरिए से हम ये बता सकेंगे प्रॉब्लम को जो है हम सोल्व कर लेंगे या नहीं। तो ये इंप्लीकेशंस के लिए हम ये तीन हेडिंग्स हैं। मैं हो सकता है तो इसके अंदर कुछ एक आध और ऐड कर दूंगा, बाकी साथ में जो है वो अनसॉल्वेबल ये क्यों, इसकी रीजन और हार्टिंग प्रॉब्लम का सिंपल इंट्रोडक्शन, और आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्च प्रॉब्लम एंड कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। देखिए जी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है सर्च प्रॉब्लम्स की। तो सर्च प्रॉब्लम जो होती है ना, जैसे कि सर्चिंग एल्गोरिथम जो होते हैं हमारे पास, जहां पे हम लोगों के पास डाटा सेट है, ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा पड़ा है, वी हैव टू फाइंड अ पर्टिकुलर वैल्यू, हमें कोई एक वैल्यू, एक नाम सर्च करना है। ऐसी जगहों पर हम लोग सर्चिंग एल्गोरिथम लगाते हैं। मेरे पास कंप्यूटर के अंदर फाइल्स पड़ी हुई है, मुझे एक पर्टिकुलर फाइल चाहिए, मेरे पास डी ड्राइव के अंदर मुख्तलिफ फोल्डर है, मुझे एक पर्टिकुलर फोल्डर चाहिए, जहां पर हम लोगों को कुछ सर्च करना है। दीज आर द सर्चिंग प्रॉब्लम्स। उसके लिए हमारे पास सर्च एल्गोरिथम है, एक लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च बड़ा बेसिक है, ठीक है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। अब दोनों का कंपैरिजन का टेबल आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा कि लीनियर जो है वो सर्च कैसे काम करती है और बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। लीनियर सर्च में तो हम सिंपली क्या करते हैं, उस लिस्ट के स्टार्ट से शुरू करेंगे, हमारे पास जितना भी डाटा सेट है, हमने सबसे पहली आइटम से सर्च करना शुरू करना है और कंपेयर करना है कि जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, क्या वो मिल गई है। अगर नहीं तो हम एडजेसेंट में मूव करेंगे, फिर एडजेसेंट में मूव करेंगे, हम इसी तरीके से सो ऑन सारी लिस्ट कंप्लीट करेंगे और उस पर्टिकुलर आइटम को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर लिस्ट मिलती है उसको फिर हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है वो आपका काम करता है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च बहुत बेहतर होती है। बेहतर होने से मुराद क्या है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखने में नोटेशन जो है वो आपको जो है वो आंसर में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, हमने वीडियो कवर की है, वहां पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द नेचर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ देयर एप्लीकेशंस इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह की चीज हमने कोई खास सिलेबस में कवर नहीं की, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। इसलिए जो है, वैसे तो आप कोई भी की बुक यूज कर लें, ठीक है, जो भी रीजनेबल की बुक आपको लगती है, जो भी जिस भी एरिया में, जिस भी आप रीजन में हो, जो भी आपकी अकेडमीज या कॉलेजेस हैं, आप वहाँ के टीचर से कंसर्न कर सकते हो, इस चीज़ के बारे में लाजमी तौर पर पूछें।
ठीक है। और क्योंकि ये नया सिलेबस है, डेफिनेटली हमारे पास इसकी जो गाइड है वो होनी चाहिए, यानी कि इसकी की बुक हमारे पास कोई होनी चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए खास करके। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है जहां पर हम लोगों को ऑप्टिमाइज्ड आंसर निकालना हो, ठीक है, हमें बेस्ट आंसर निकालना हो। अब बेस्ट आंसर निकालने की ना दो चीजें, देखिए हम मैक्सिमम आंसर निकालना चाहते हैं या मिनिमम आंसर निकालना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि हम काम क्या कर रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट की प्रॉब्लम हमारे पास है कौन सी जी, प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉफिट, यानी कि हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम के लिए जो है वो काम करूंगा ना, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढने के लिए काम करूंगा इस प्रॉब्लम के अंदर। और अगर लेट्स सपोज मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करनी, मेरी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट नहीं बल्कि मेरी प्रॉब्लम है जी कॉस्ट, ठीक है, हम कॉस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं मिनिमम कॉस्ट फाइंड करूं। अब मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना, दैट इज द ऑप्टिमाइज्ड आंसर। और अगर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूं तो वो मेरा ऑप्टिमाइज आंसर होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के ऊपर काम कर रहे हो। उसके लिए हमने चंद एक एग्जांपल जो है वो मैंने आपको दी है, वो आप जाकर नोट्स में देख सकते हो, उसके मुताबिक हम लोगों ने क्या करना है जी, उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, कंपेयर इट विद एनी अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम ऑफ योर चॉइस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। देखिए बबल सॉर्ट जो होता है ना, सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, और इसमें हम करते क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बबल सॉर्ट के अंदर हम लोग चीजों को स्वैप करते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स को, यानी कि मेरे पास अगर कोई भी एक लिस्ट है यहां पर, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है। और बबल सॉर्ट कैसे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में काम करेंगे ना, तो मैं देखूंगा कि क्या ये राइट ऑर्डर में पड़े, अगर राइट ऑर्डर में पड़े तो स्वैप नहीं करेंगे, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे। अगर राइट ऑर्डर में स्वैप नहीं करेंगे, अगर राइट ऑर्डर में स्वैप नहीं करेंगे, ये राइट ऑर्डर में नहीं है, तो मुझे क्या करना है, इसको स्वैप करके एडजेसेंट एलिमेंट के साथ स्वैप करके वापस लेकर आना है। ये बबल सॉर्ट इस तरह से काम करता है। आप लेट्स सपोज साथ में सिलेक्शन सॉर्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस की ऑलमोस्ट सेम है। हम इसमें क्विक सॉर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। क्विक सॉर्ट का जो काम वर्किंग मैकेनिज्म है, या मर्ज सॉर्ट ले ले। मर्ज सॉर्ट जो होता है, क्योंकि वो आपकी बुक में भी है डिवाइड एंड कन्कर में, वैसे तो क्विक सॉर्ट सबसे अच्छा है, लेकिन चले अगर आप लोग अपनी बुक के अकॉर्डिंगली भी काम करते हो तो डिवाइड एंड कन्कर का जहां पे आपने टॉपिक पढ़ा था ना, उसके सामने वाली साइड पे एक डायग्राम है जहां पे मर्ज सॉर्ट को वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, पहले मैं लीनियर की लिख रहा हूं। लीनियर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस की ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जबकि मर्ज सॉर्ट की कितनी है, ऑर्डर ऑफ n log n। लेट्स सपोज वी हैव 10 नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, तो मेरे पास 10 का यहां पर स्क्वायर कितना बन रहा है, 10 का स्क्वायर यहां पे आ रहा है 100, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है 100, जबकि यहां पे कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 10, तो log ऑफ 10 होता है 1, यानी कि इन शॉर्ट मेरे पास आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये देखिए दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कितना फर्क है। तो ये बेसिकली होता है कि हम लोगों ने क्या करना है, उसको आप बेशक मर्ज सॉर्ट से कर दें, मैं देखूंगा जो मुझे बेहतर लगा। मैं नोट्स में मैंने एक वैसे तो क्विक सॉर्ट से किया हुआ है, अदरवाइज मैं उसमें अमेंडमेंट करके तो मर्ज सॉर्ट का भी कर दूंगा। अदरवाइज फिर आप लोग जो है वो क्विक सॉर्ट का और लीनियर सर्च का, सॉरी बबल सॉर्ट का जो है वो आप करोगे कंपैरिजन। आप अपनी मर्जी का कोई भी एल्गोरिथम देख सकते हो, वैसे हमारे पास बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, आप किसी के साथ भी उसको कंपेयर कर दो। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ डू दे इंपैक्ट द चॉइस ऑफ एन एल्गोरिथम फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। देखिए हम लोग डेफिनेटली अपना जो एल्गोरिथम है ना, वो इस चीज को जो है वो लाजमी तौर पर कंसिडर करते हुए जो है वो बनाते हैं हमेशा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि एक एल्गोरिदम के अंदर अगर इनपुट साइज बढ़ता है तो वो क्या करेगा, वो कितना टाइम लेगा अपने आप को चलाने के लिए, ठीक है, और वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा अपने आप को प्लेस करवाने के लिए अगर हम लोग उसके अंदर इनपुट का साइज बढ़ाते हैं। तो इनपुट साइज बढ़ने या कम होने से हमारे एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क आता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि वो जितना टाइम ले रहा है उन तमाम इनपुट्स को चलाने के लिए, ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसका मतलब है कि वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है अपने आप को उस मेमोरी के ऊपर, पर्टिकुलर मेमोरी के ऊपर प्लेस करवाने के लिए, यानी कि वो कितनी स्पेस ले रहा है, कितनी जगह घेर रहा है अपने आप को चलाने के लिए। तो हमें दोनों का कंपैरिजन करना है। देन हम जब कंपैरिजन कर लेंगे, आफ्टर दैट आप लोग एक पूरा ग्राफ बनाओगे। उस ग्राफ के अंदर आप लोगों ने एक जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा आप उसको एक्सप्लेन कर दो, एक राइट हैंड साइड पे ले दो, ठीक है। आप दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ बना दो, मींस कि आप एक टेबल बना दो, उस चार्ट के अंदर आप दोनों का कंपैरिजन कर दें, दैट्स इट। ये इस तरीके से, वैसे आपको असिस्ट करने के लिए नोट्स तो मौजूद हैं, लेकिन आप अपने तौर पर भी काम करें, एक्सप्लोर करें लाजमी तौर पर इसको। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।